तो देखिएगा, स्टार्ट करने जा रहे हैं राजपूतों का उदय। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कि राजपूतों की उत्पत्ति या फिर राजपूतों के संबंध में जब हम संस्कृत शब्द की बात करते हैं तो संस्कृत शब्द से ही राजपूत शब्द आया हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है राजा का पुत्र या सम्राट का पुत्र। और ये राजपूत जो है अपने आप को कुलवंशी मानते थे, यानी इनके द्वारा जो है आप इनके जो भी समझेंगे या जो भी इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो आप याद रखिएगा, राजपूत शब्द जब भी आपके सामने आता है तो उसका मतलब है राजा का पुत्र से ही उत्पत्ति हुआ है राजपूत का। ठीक है, तो राजपूत इस तरीके से आया, संस्कृत शब्द से आया है। साथ ही साथ इसको देखिएगा, ये अपने आप को कुलीन मानते थे या कुल का मानते थे। जैसे इनके बीच में लड़ाई इतनी ज़्यादा होती थी, आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राजपूत रहते थे, अलग अलग कुल के राजपूत हैं। ठीक है, इस तरीके का मान लीजिए अलग अलग राजपूत है, तो किसी का भी किसी से नहीं पड़ता था। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि ये आपसी रूप से कुल के होने के कारण एक कुल से दूसरे कुल की तरफ जो है देखते भी नहीं थे। मतलब ऐसी दिक्कतें चल रही थी यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ इसका नुकसान इनको सहना पड़ता है कि इनके बीच में एकीकरण कम हुआ और इसके कारण बाहरी आक्रमण इनमें ज़्यादा हो गया। और इसके कारण जो है इनका जो है समाप्ति का कारण, मुख्य कारण बना कि इनकी आपसी लड़ाई जो है, ये मुख्य कारण था कि ये जो है किसी भी बाहरी आक्रमण में एक दूसरे का साथ नहीं देते थे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण समझिएगा कि राजपूतों में सबसे बड़ी बात जो थी वो कुलीन थी, कुल का होना। ठीक है, और लाइट आ गई है कि ये आते आते जा रहा है। चलिए, तो देखिएगा, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी कि राजपूतों के समय हम देखिए यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ, राजपूतों की उत्पत्ति आपने कल पढ़ लिया था। ठीक है, और उसके बाद आप जो है कौन कौन से राजपूत जो है मुख्य तौर पर जिनका जन्म जो है ये माना जाता है कि अंगरी कूट से हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि राजपूतों के काल में किस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था थी, किस तरीके की सामाजिक व्यवस्था थी और आर्थिक व्यवस्था में कैसे थे, व्यापार में किस तरीके की स्थिति थी। ठीक है, तो ये 3 बिंदु याद रखिएगा, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, चलिए, तो देखिएगा, सबसे पहले हम इनके बारे में बात करें तो लगभग हम 4-5 जो राजपूतों के बारे में बात कर पाते हैं या 4-5 वंशों के बारे में बात कर पाते हैं। उसमें हमारे दिमाग पे एक बात आती है कि जैसे ही आपका प्राचीन भारत का इतिहास है, उस समय जो है हर्षवर्धन के काल के बाद, ठीक है, हर्षवर्धन के या हर्ष की मृत्यु के बाद याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा महान व्यक्ति नहीं हुआ जिसने भारत के एकीकरण को सामूहिक रूप दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो है उत्तर भारत में इस इतिहास को राजपूत का काल माना जाता है। और इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंश में गुज्जर प्रतिहार, ठीक है, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चौहान, चंदेल, परमार और गढ़वाल आदि शामिल थे। ठीक है, तो ये सारे राजवंश क्या कहलाते हैं, राजपूत वंश कहलाते हैं, याद रखिएगा। इन्हीं राजपूतों वंश में जैसे आपको याद रखना है, तो राजपूतों वंश में याद रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा है कि राजपूतों के गोत्र की संख्या कितनी थी, 36। ठीक है, जिसमें याद रखिएगा 10 के गोत्र जो होते थे वो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी 10 गोत्र के, और बाकी जो बचे हैं बाकी अन्य वंश के होते थे। ठीक है, मतलब सूर्यवंशी और चंद्रवंशी को 10-10 गोत्र के माने गए हैं और इस तरीके से जो है 36 गोत्र जो है यहाँ पर शामिल किया जाता था। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा, इनमें 36 गोत्र के साथ साथ इनके लोकेशन आपको पता चल गया है क्योंकि कल हमने इस पर डिस्कस किया था। तो देखिएगा, एक बार बता देता हूँ मैं आपको, ये अजमेर का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र। ठीक है, अजमेर का क्षेत्र, और यहां पर कौन सा वंश था, चौहान वंश। ठीक है, ये गुजरात का क्षेत्र, और दक्षिण राजस्थान का क्षेत्र जो है ये कहलाते थे गुज्जर प्रतिहार। ठीक है, उसके बाद ये है आपका मध्य प्रदेश, और ये क्षेत्र है आपका मालवा का क्षेत्र, और मालवा में कौन है, परमार। ठीक है, और उसके बाद ये है आपका यूपी का क्षेत्र, और यूपी के पास है आपका कन्नौज, और कन्नौज में है गढ़वाल। ठीक है, तो ये मुख्य क्षेत्र है, याद रखिएगा, ये 4 क्षेत्र सबसे ज्यादा मुख्य है। और उसके बाद यहां पर इसी क्षेत्र के पास जो है चालुक्य क्षेत्र या सोलंकी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर चंदेल वंश, ये सारे वंश यहां पर आते हैं। ठीक है, तो मुख्य तौर पर आप याद रखेंगे कि ये जो राजवंश है ये भारत में देखिए मध्य भारत में, जो मध्य भारत का क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे मुख्य तौर पर राजपूतों का ही शासन था। ठीक है, लेकिन अलग अलग छोटे कुल के होने के कारण इनमें एकता नहीं थी, और इसके कारण जो है बाहरी आक्रमण पर ये कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई यहां तक। अब देखिएगा, राजपूतों में
कुछ मुख्य बातें जो हम यहाँ पर देखेंगे, तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हमने बात किया था कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में यह बताया गया है कि 6वीं शताब्दी में, ठीक है, 6वीं शताब्दी से इनके मध्य जो है, इनकी जो शुरुआत हुई है वो 6वीं शताब्दी से मानी जाती है, लेकिन इनका जो काल माना जाता है वो 7वीं से 12वीं शताब्दी का माना जाता है, ठीक है। इसके संबंध में याद रखिएगा कि राजपूतों ने 6वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं सदी के बीच अपने भारतीय इतिहास में एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया है। और इसके साथ ही याद रखिएगा कि इसमें हम 3 मुख्य नाम याद रखते हैं। कर्नल जेम्स टॉड, स्मिथ और कनिंघम के द्वारा यह बताया गया है कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है ये विदेशी मूल की है, ठीक है। इसका कारण क्या बताया गया है? कारण यह बताया गया है कि जैसे ही प्राचीन भारत में, ठीक है, शकों का, कुषाण का, अन्य जो बाहरी आक्रमणकारी थे उनके द्वारा जो है भारत में बस जाने के कारण और यहाँ पर जो है अंततः रूप से राजपूतों की उत्पत्ति उनसे मानी जाती है, इसलिए इनका मूल क्या माना गया है? विदेशी माना गया है। 3 लोगों के आधार पर याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टॉड, स्मिथ और कनिंघम के द्वारा, ठीक है। यानी यह कहा गया है कि उत्पत्ति इनकी शकों और कुषाणों के द्वारा मानी जाती है, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जो है प्राचीन क्षत्रिय जाति आगे चलकर राजपूत कहलाए। यानी क्षत्रिय जो है, जो कि ब्रह्मा से उत्पन्न, मैंने आपको कल बताया था कि ब्रह्मा से 4 वर्णों की उत्पत्ति जो मानी जाती है उसमें क्षत्रिय जो वर्ण था उससे राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है। किसके अनुसार? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा अन्य सिद्धांत के अनुसार, आप यहां पर याद रखेंगे कि अन्य सिद्धांत के अनुसार यह माना गया है कि राजपूत जो है इनकी उत्पत्ति जो है भारतीय मूल की है, क्योंकि इनका जो तरीका था, जैसे इनका जो मुख्य कार्य था, राजपूतों का जो मुख्य कार्य है वो है हवन करना या अग्नि, ठीक है, अग्नि से संबंधित होना। तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें विदेशी मूल को ना मान करके क्या माना गया है? इनको भारतीय मूल का माना गया है। इसका कारण क्यों माना गया ऐसा? तो इसके संदर्भ में यह कहा गया है कि चूंकि अग्नि की पूजा की जाती थी किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा, और आर्य यहाँ पर मूल रूप से माने जाते हैं कि इनका मूल वंश जो है आर्यों का है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि इनका, चूंकि राजपूत भी अग्नि पूजा करते हैं, ठीक है, तो अतः ये कहा जा सकता है कि राजपूत जो है ये अग्नि की पूजा करते हैं और दोनों में जो सिमिलरिटी देखी जाती है इसके कारण हम ये मानते हैं कि राजपूत जो है वो आर्यों से संबंधित है, अतः ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा इसमें कुछ सिद्धांत अलग से माने गए हैं, ठीक है, जिनमें हम सिद्धांतिक रूप से कुछ चीजों को देखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तीसरे सिद्धांत के अनुसार जो है राजपूत आर्य और विदेशी दोनों वंशज के थे, उनके अंदर दोनों ही जातियों का मिश्रण सम्मिलित था, ऐसा माना गया है, ठीक है। और सबसे सर्वमान्य मत जो है हमारा, उसके अनुसार हम क्या मानते हैं? तो याद रखिएगा सर्वमान्य मत है हमारा, यानी निष्कर्ष में हम ये कहते हैं कि यद्यपि राजपूत क्षत्रियों के वंशज थे फिर भी उनमें विदेशी रक्त का भी मिश्रण अवश्य था, अतः वे न तो पूर्णतः विदेशी थे और न ही पूर्णतः भारतीय थे। ये निष्कर्ष निकाला गया है। लेकिन एक मत और याद रखिएगा जिसको हम कहते हैं अग्निकुल का होना या अग्निकुंड का सिद्धांत, ठीक है। अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है समझिएगा। तो पृथ्वीराज चौहान के, ठीक है, दरबारी कवि थे कौन? चंद्रबरदाई, ठीक है। चंद्रबरदाई ने क्या रचना लिखी है? पृथ्वीराज रासो, ठीक है, याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो, ठीक है। एक बात यहां पर याद रखिएगा कि पृथ्वीराज रासो की रचना जो है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की है और पृथ्वी राज विजय इसकी रचना जयानक ने की है, ठीक है। ये 2 डिफरेंस है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना, ऐसा नहीं कि गलत मिसप्रिंट हो गया विजय को देख लिए तो, ठीक है। तो याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद्रबरदाई ने। और पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की है? जयानक ने की है, ठीक है, जयानक, हाँ जयानक, ठीक है, नाम याद रखिएगा, जयानक, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार यह कहा गया है कि चंद्रबरदाई ने यह बताया कि जिस तरीके से पृथ्वी पर खासकर भारतीय मूल क्षेत्र पर जो असामाजिक तत्व है इसका विस्तार हो रहा था, तो इसको कंट्रोल करने के लिए गुरु वशिष्ठ ने क्या किया? अग्निकुंड पर हवन किया था, ठीक है, यानी हवन किया और उससे 4 क्षत्रिय जातियां राजपूतों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और ये 4 राजपूत कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा इसमें 4 राजपूत जो है ये बताया गया है, चालुक्य, प्रतिहार, चौहान और परमार, ठीक है। ये 4 राजवंश जो है इनको माना गया है किससे इनकी उत्पत्ति हुई है? अग्निकुंड से या अग्नि से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये 4 नाम याद रखिएगा, ठीक है। देखिए बहुत सरल पेपर होगा, पेपर में सिर्फ यही पूछा जाएगा कि अग्निकुंड या फिर अग्निकुल के माने जाते हैं कौन कौन। तो याद रखिएगा सोलंकी, प्रतिहार, चौहान और परमार, ठीक है। ये 4 बिंदु को याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। और उसके बाद देखिएगा कि इनके द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, और ये जो उत्पत्ति है माउंट आबू पर्वत में हुई थी, यानी कि ये जो हवन किया गया था वो कहां पर किया गया था? माउंट आबू में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अग्निकुंड से बताया गया है इनका जन्म, किंतु इस ग्रंथ को एक अन्य स्थल पर भी राजपूतों को रवि, शशि या जाधव वंशी कहा गया है, ठीक है। तो ये
जो कि मैंने बताया सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस तरीके से माना गया है। यह भी अन्य ग्रंथों में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर के अनुसार याद रखिएगा ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानी गई है, यह अलग नाम हो गया। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति के संदर्भ पर आप 3-4 बातें याद रखेंगे। ठीक है, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखेंगे कि 3 व्यक्तियों ने, ठीक है, कर्नल टॉट्स ने, उसके बाद स्मिथ ने और कनिंघम ने सिर्फ एक बात बोला है कि ये विदेशी मूल के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा इनके भारतीय मूल का होना बताया गया है आर्यों के संबंध होने के कारण, और साथ ही साथ याद रखिएगा इनको मिश्रित कुल का भी माना गया है। ठीक है, मिश्रित कुल का माना गया है। और इसके बाद चंद्रबरदाई के द्वारा जो है अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति बताई गई है। और साथ ही साथ याद रखिएगा जब हम निष्कर्ष निकालेंगे तो ये कहिएगा कि ये जो है न तो मूलतः भारतीय थे और ना ही मूलतः विदेशी थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनकी उत्पत्ति क्लियर हो गई होगी। अब देखिएगा उत्तर भारत में मुख्य तौर पर राजपूतों का उदय कहां हुआ है? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में नहीं है, याद रखिएगा। उत्तर भारत में इनका उदय माना जाता है। और इस उदय में, ठीक है, राजपूतों का जो उदय हुआ इसमें कन्नौज के गढ़वाल, ठीक है, कन्नौज के गढ़वाल, मालवा के परमार, ठीक है, अजमेर के चौहान सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 नाम ऐसे याद रखना है आपको, लेकिन फिलहाल कन्नौज के गढ़वाल और आपके अजमेर के चौहान और आपके परमार कहां के थे? मालवा के थे। ठीक है, याद रखिएगा। राजपूत समाज का आधार कुल था। ठीक है, मैंने बताया अभी आपको कि ये कुल को बहुत ज्यादा मानते हैं, कुल को इतना ज्यादा मानते हैं कि अन्य कुलों के साथ इनका कभी भी साठगांठ नहीं होता था। ठीक है, मतलब अगर चौहान है तो चौहान के साथ ही उसका जो भी रिश्तेदारी होगी, संबंध होगा, वो चौहान के साथ ही होगा। और यही कारण है कि आज आप जो विवाह प्रणाली देखते हैं वो अलग अलग तरीके से देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो मुख्य कारण है, देखिए जो आप बोलेंगे कि सर जयचंद की बेटी संयोगिता वाला केस, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि ये प्रेम विवाह है। ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो सामाजिक तौर पर ये कुल का बहुत ज्यादा रक्षा करते थे या कुलपति बहुत होते थे। यानी इसके हिसाब से क्या हुआ कि इनके द्वारा जो है कुलों का अभिमान बहुत ज्यादा वर्चस्व में था इनका। ठीक है, और प्रत्येक कुल में अपने को एक सामान्य पूर्वज का बस वंशज बताते थे। 10वीं और 12वीं सदियों में इनके मध्यकाल में याद रखिएगा उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण अपने चरमोत्कर्ष पे था। यानी मंदिरों का निर्माण जो है काफी बड़े मात्रा में होता था यहाँ पर उत्तर भारत काल में। ठीक है, अभी देखेंगे आप कौन कौन से मंदिरों का निर्माण मुख्य तौर पर हुआ है, लेकिन इससे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले हम याद करेंगे कि महत्वपूर्ण जो राजपूत के शासनकाल थे कौन कौन से थे और कहां कहां पर थे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले गुज्जर प्रतिहार गुजरात के दक्षिण और राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र में और दक्षिण राजस्थान के क्षेत्र में है। ठीक है, चौहान जो है राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्र में, अजमेर और दिल्ली का क्षेत्र है। ठीक है, अच्छा बार बार आप दिल्ली सुनते होंगे तो क्या दिक्कत आती है, यहां पर याद रखिएगा दिल्ली में एक वंश था जिसका नाम था तोमर वंश। ठीक है, तोमर वंश। तो यहां के जो शासक थे इनका नाम था अनंतनाग। और इसके कारण क्या हुआ, ये जो है पृथ्वी राज चौहान के, याद रखिएगा ननिहाल है ये, मतलब इनकी माता का घर, इस तरीके का। ठीक है, अब उसके कारण क्या हुआ कि यहां पर इनके पूर्वज जब आगे वंशज नहीं हो पाए तो उसके बाय डिफॉल्ट जो है पृथ्वीराज चौहान जो है दिल्ली में शासन करने लगे, यानी चौहान वंश वहां भी विस्तार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तोमर वंश जो है अब चौहान वंश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे कहानी कभी हम सुनेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल इतनी बातें याद रखिएगा कि दिल्ली में शुरुआत कहां से हुई थी? तोमर वंश से शुरुआत हुई थी। और अनंतनाग जो है यहाँ के शासक बने, और शासक के दौरान जो है ये पृथ्वीराज जो तृतीय हैं, ठीक है, इनको बाद में ये शासन प्रणाली मिल जाती है, इसीलिए राजस्थान के अजमेर और दिल्ली क्षेत्र में चौहान वंश ही स्थापित होता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा मालवा का क्षेत्र परमार, ठीक है, और चालुक्य सोलंकी जो है ये गुजरात के क्षेत्र में बाद में आते हैं। कब, किसके बाद? तो गुज्जर प्रतिहार के बाद। ठीक है, और धीरे धीरे फिर चंदेल बुंदेलखंड का क्षेत्र और सिसोदिया जो है मेवाड़ राजस्थान का क्षेत्र और गढ़वाल जो है कन्नौज में अपना शासक करते हैं, यानी शासन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एक एक करके हम लोग थोड़ा राजपूतों को देखते हैं यहाँ पर और उनके बारे में समझते हैं, और क्वेश्चन यहीं से फोकस करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो आएगा वो यहीं पर आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। गुज्जर प्रतिहार की बात करते हैं। गुज्जर प्रतिहार जो है कल मैंने आपको बताया था कि गुज्जर प्रतिहार के संस्थापक है नागभट्ट प्रथम, और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि गुज्जर प्रतिहार जो है ये इसके संस्थापक कौन है। तो इसकी छोटी सी कहानी समझिएगा। तो मैं अब यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि ये नागभट्ट प्रथम कौन है, आपको ये याद रखना होगा कि ये जो प्रतिहार शब्द कहां से आया है। ठीक है, तो देखिएगा मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपने एक शब्द सुना कि क्षत्रियों के द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना गया है। अभी हमने यहां पर सुना कि क्षत्रियों के द्वारा जो है राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, तो क्षत्रियों में आपको अधिकांश जो नाम मिलेगा उसमें भगवान राम का नाम मिलता है। ठीक है, तो यह कहा जाता है कि रामायण काल के बाद, ठीक है, जैसे ही लक्ष्मण जी जो है राम के भाई लक्ष्मण जी और लक्ष्मण जी के वंशज जो है ये प्रतिहार कहलाए थे। आपको जानकारी होगा कि लक्ष्मण जी का कार्य जो होता था वो हमेशा दरबान का कार्य होता था, यानी ये हमेशा राम जी के साथ रहते थे। ठीक है, और उनकी रक्षा के लिए रहते थे, कोशिश यही करते थे कि उनकी रक्षा के लिए लक्ष्मण जी रहे। तो ऐसे केस में जब
दरबान की बात करते हैं तो प्रतिहार शब्द आता है, ठीक है, यानी कि रक्षा करने वाले। तो याद रखिएगा लक्ष्मणों के, ये अपने आप को लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि राजपूत जो है हर किसी संदर्भ में अपने आप को किसी का वंशज बताते हैं, ठीक है। तो ऐसे में गुज्जर प्रतिहार किसका वंशज बताते हैं अपने आप को? लक्ष्मण जी का अपना वंशज बताते हैं। और इस तरीके से जो है गुज्जर प्रतिहार शब्द इनको मिला, और प्रतिहार का मतलब होता है दरबान या फिर रक्षक, ठीक है। और ये रक्षक कहलाए, और गुजरात में होने के कारण इनका नाम पड़ा गुज्जर प्रतिहार, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इनका शुरुआती राजधानी क्या था? उज्जैन। इनकी शुरुआती राजधानी थी उज्जैन, और बाद में जो है इन्होंने कन्नौज पे अधिकार कर लिया और राजधानी कन्नौज को बना दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। पहली राजधानी उज्जैन है और उसके बाद कन्नौज है। उज्जैन का क्षेत्र मतलब आपका एमपी का क्षेत्र हो गया, और कन्नौज का क्षेत्र मतलब यूपी का क्षेत्र हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। इनका विस्तार जो है गुजरात, दक्षिण पश्चिम, राजस्थान, इन क्षेत्र में इनका विस्तार हो गया था। बाद में याद रखिए कन्नौज बहुत लेट बना है इनका, ठीक है। कन्नौज की जो दिक्कतें आई है वो बहुत बाद में आई है, यानी कन्नौज पर अधिकार बहुत लेट किया इन्होंने, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें महत्वपूर्ण शासक कौन था या क्या इनकी कहानी है, तो सबसे पहले याद रखिएगा नागभट्ट प्रथम के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अरब का आक्रमण हो रहा था, यानी मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण करता है या उसके समय जब आक्रमण होता है, तो इसने सभी को क्या किया था? असफल किया था नागभट्ट प्रथम ने, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो संस्थापक है नागभट्ट प्रथम, इसने अरबी आक्रमणकारियों को क्या किया था? भगा दिया था और उनको असफल कर दिया था, ठीक है। और ये जानकारी कहां से मिलती है? ग्वालियर अभिलेख से मिलती है, कि ग्वालियर अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि नागभट्ट प्रथम ने अरबों के आक्रमण को असफल कर दिया है, ठीक है। उसके साथ ही याद रखिएगा कि इस समय जो महत्वपूर्ण शासक था इसका वत्सराज, और ये वत्सराज का क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये बार बार आएगा आपको वत्सराज का क्वेश्चन। और इसके समय जो है इसने जो है शुरुआत किया था त्रिपक्षीय संघर्ष का शुरुआत किया था, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, तो याद रखिएगा ये है आपका कन्नौज, जो वर्तमान में इनकी राजधानी बनती है, ठीक है, मतलब उनके हिसाब से राजधानी बनती है। तो ये जो क्षेत्र है इसके लिए 3 लोग लड़ते हैं, ठीक है, इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए 3 लोग लड़ते हैं। और इनमें ये 3 लोग कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा इस तरफ जो है, ठीक है, इस तरफ प्रतिहार है, इस तरफ आपका पाल है, और इस तरफ राष्ट्रकूट है, याद रखिएगा। पूछा जाता क्वेश्चन यहां पर है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन नहीं शामिल है, ठीक है, या फिर किसने सबसे पहली बार इस संघर्ष का शुरुआत किया था? तो याद रखिएगा इस संघर्ष का शुरुआत किसने किया है? वत्सराज ने, जो कि किस वंश का था? प्रतिहार वंश का था, ठीक है। तो वत्सराज जो है ये चाहता था कि कन्नौज पर इस तरीके से आक्रमण हो जाए, और ये फिर राष्ट्रकूट चाहता था कि ये आक्रमण करके कन्नौज पर अधिकार कर ले, और पाल चाहता था कि ये भी अधिकार कर ले, यानी तीनों को मिलाकर हम कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। नाम याद रखिएगा प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, और इसके समय जो है त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, और इसने धर्मपाल को हराकर, पाल वंश का धर्मपाल को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, याद रखिएगा, ठीक है। तो धर्मपाल को हराया था इसने, याद रखिएगा। तो पूछा जाता है ये है, ठीक है, कि किसके समय जो है कन्नौज पर अधिकार हुआ था? तो वत्सराज के समय जो है ये इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। इवन आपको पता होगा कि इसमें हम मिहिर भोज की बात करते हैं, ठीक है, मिहिर भोज का समय जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस वंश में, ठीक है, इस वंश में मिहिर भोज का जो वंश रहा है ये प्रमुख शासक था। ये जो है बहुत बड़ा विष्णु भक्त, याद रखिएगा, ठीक है। मिहिर भोज क्या था? विष्णु भक्त था। और इसी के समय जो है इसने क्या किया था? आदि वराह का उपाधि धारण किया था। आदि वराह का उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति जो होता है वो विष्णु या वैष्णव मत का होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने, और ये प्रमुख शासक था क्योंकि इसने जो है शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया था मिहिर भोज ने, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इसके समय जो है उज्जैन में ही, अभी भी उज्जैन में है, ठीक है, यानी राजधानी अभी भी उज्जैन है। किसने बनाया था, बदला था? तो नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी उज्जैन को कन्नौज स्थापित कर दिया था, ठीक है, यानी कन्नौज पर अधिकार करने के बाद भी उसने कभी भी वत्सराज ने राजधानी शिफ्ट नहीं किया था, ठीक है। किसने शिफ्ट किया है? नागभट्ट द्वितीय ने शिफ्ट किया है, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा इस वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। और इस तरीके से आपका प्रतिहार वंश जो है, गुर्जर प्रतिहार वंश समाप्त हो जाता है, ठीक है। याद रहेगा गुर्जर प्रतिहार के बारे में 3 मुख्य क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन कौन बनता है? पहला क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम है। दूसरा, त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ उसकी शुरुआत किसने की थी? वत्सराज। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। उज्जैन से कन्नौज राजधानी किसने शिफ्ट की थी? नागभट्ट द्वितीय। और इसमें याद रखिएगा वराहराज की उपाधि किसने धारण की है? मिहिर भोज, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपके गुर्जर प्रतिहार से। इनका क्षेत्र याद रखिएगा, ठीक है, और इसमें मुख्य राजा मिहिर भोज थे, ठीक है। नहीं देखिए इनके बारे में, इन दोनों से अगर आप इन दोनों के बारे में समझेंगे तो आपको मिहिर भोज की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, ठीक है, जिसका विस्तार देखिए होता क्या है। मुख्य राजा के तौर पर आप किसको कैसे मुख्य राजा मानते हैं, कंसीडर कैसे करते हैं? मुख्य राजा का मतलब होता है कि जिसने अपना विस्तार किया,
ठीक है, लेकिन सिर्फ विस्तार किया तो भी मुख्य राजा नहीं है, उसने कुछ स्थापत्य का काम किया। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए आपने बहुत बड़ा क्षेत्र जीता है लेकिन आपने वहां पर कोई काम ही नहीं कराया, आपका जो प्रशासन था बहुत मजबूत नहीं था, ठीक है, आपके पीठ के पीछे लोग बुराई करते थे आपकी, आपने जीता तो था लेकिन आपका कोई स्थिति नहीं था, तो ऐसे में मुख्य राजा आप नहीं रहेंगे। ठीक है, मुख्य राजा का मतलब यह है कि आप जितने को जीतते हैं, मतलब एक साधारण सा एग्जांपल देता हूं, आपके पास इतना पैसा है कि आप हाथी खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उस हाथी को खिला सकते हैं, तो क्या आप इंपॉर्टेंट है? मतलब हाथी तो खरीदा जा सकता है लेकिन उसको खिलाने की बात जब की जाती है तो बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े स्थान के राजा तो हैं लेकिन उसको प्रशासन के तौर पर आप डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है हाथी पालना मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको मिहिर भोज जो है सबसे प्रमुख राजा मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ है उसमें वस्त्र राज्य का नाम आता है इंपॉर्टेंट तरीके से। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद गुज्जर प्रतिहार के बाद हम बात करेंगे गढ़वाल की, ठीक है, या राठौर वंश की, याद रखिएगा। ठीक है, इसके संस्थापक है चंद्रदेव। ठीक है, संस्थापक चंद्रदेव, और यहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, वो पूछा जाता है चंदावर का युद्ध। ठीक है, लेकिन उस पर जाने से पहले हम लोग याद करेंगे एक बार थोड़ा सा स्वयंवर को। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा संस्थापक है चंद्रदेव और गढ़वाल के कन्नौज क्षेत्र, यानी इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, कन्नौज का क्षेत्र में। मुझे लगता है मैं आपको 5 बार ऐसा बता चुका हूं, आपको ये रटा गया होगा अभी तक। ठीक है, तो कन्नौज के क्षेत्र में, ठीक है, कन्नौज के क्षेत्र में याद रखिएगा एक स्वयंवर रखा जाता है, किसके द्वारा? जयचंद के द्वारा। ठीक है, नाम है जयचंद। ठीक है, याद रखिएगा, और जयचंद ने, याद रखिएगा, जयचंद जो है इसने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रखा था। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य था कि स्वयंवर के तरीके से संयोगिता का क्या हो जाए, विवाह हो जाए। लेकिन यहीं पर कौन एंट्री करता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान क्या है, तृतीय है, और ये प्रेम विवाह के तौर पर, ठीक है, क्योंकि ये जो है संयोगिता जो है ये खुद समर्पित थी। ठीक है, और ये खुद चली जाती हैं साथ में और विवाह करती हैं, इसलिए यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जयचंद की पुत्री को ले जाने वाले पृथ्वीराज चौहान जो है स्वयंवर से उनकी पुत्री को ले जाते हैं। ठीक है, और प्रेम विवाह हो जाता है, किसका? संयोगिता का और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। ठीक है, और इससे जो जयचंद और चौहान वंश के मध्य, यानी कन्नौज के साथ, यानी गढ़वाल वंश के साथ, और जो चौहान वंश है इनके मध्य इस तरीके की दुश्मनी प्रारंभ हो जाती है कि मोहम्मद गौरी जब अजमेर में आक्रमण करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे ही आक्रमण करता है वहां पर, तो उसके बाद कन्नौज जो है ये किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं करता, और अंततः जो है तराइन का युद्ध होता है, और तराइन के पहले युद्ध में आप याद रखेंगे कि जो मोहम्मद गौरी है वो हार जाता है, और दूसरा जो युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, अंततः अजमेर समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी अजमेर में किसका इस्लामिक जो सत्ता है वो स्थापित हो जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी आपको याद रखनी है, किसमें? गढ़वाल वंश के लिए। चंद्रदेव इसके संस्थापक हैं, और इस समय जो है याद रखिएगा जब कन्नौज, पहले तो आप याद रखेंगे अजमेर जब इस्लामिक सत्ता को स्थापित किया जाता है वहां पर, उसके बाद कुछ समय के बाद देखिए तराइन का पहला युद्ध कब हुआ है? 91, और दूसरा युद्ध 92 में। उसके बाद याद रखिएगा 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। ठीक है, कन्नौज के समीप क्षेत्र है चंदावर, इसी के युद्ध को हम चंदावर का युद्ध कहते हैं। और यहां पर याद रखिएगा मोहम्मद गौरी ने किस पर आक्रमण कर दिया था? जयचंद पर। ठीक है, और जयचंद पर आक्रमण किया, और अंततः जयचंद जो है यहां पर हार जाता है, और कन्नौज पर भी किसका अधिकार हो जाता है? मोहम्मद गौरी का हो जाता है। ठीक है, तो चंदावर का युद्ध याद रखिएगा, तो आप इसको इस क्रम से याद कर सकते हैं। 1191 तराइन का युद्ध, ठीक है, और दूसरा युद्ध होता है 1192 में, और तीसरा युद्ध होता है 1194 में, जिसे हम चंदावर का युद्ध कहते हैं। ठीक है, किसके विरुद्ध? जयचंद के विरुद्ध। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके लिए आपको इतना ही याद रखना है गढ़वाल या राठौर वंश के लिए। इसके बाद बात करेंगे हम राजपूत वंश में। ठीक है, अब ये राजपूत वंश में याद रखिएगा परमार वंश। ठीक है, याद रखिएगा हम परमार वंश की बात कर रहे हैं, यानी मालवा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, मालवा क्षेत्र की परमार वंश। ठीक है, अब देखिए कि परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र राज या कृष्णराज। ठीक है, नाम है उपेंद्र राज या कृष्णराज, और याद रखिएगा इसकी राजधानी है धारानगरी। ठीक है, तो धारानगरी जो है इसकी राजधानी है। प्रमुख शासक इसमें कौन है? राजा भोज।
याद रखिएगा प्रमुख शासक के तौर पर राजा भोज का नाम क्यों आता है, तो प्रमुख शासक के तौर पर चूंकि इन्होंने क्या किया था, अपने राज्य का विस्तार किया, उसका सुदृढ़ीकरण किया, और साथ ही साथ जब भी कंपेयर करने की बात आएगी तो हमेशा राजा भोज के साथ कंपेयर किया जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि लोगों ने ताने बाने में किस तरीके से राजा भोज का नाम रखा है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इसके पास बहुत सारा धन हुआ करता था, ठीक है। और साथ ही साथ इसके साथ देखिएगा, इवन अगर आप इसको बोलेंगे तो इसको कविराज भी कहा जाता है। तो कविराज कहने का कारण क्या है, क्योंकि इसने बहुत सारी साहित्य की रचना की है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि अगर तुलनात्मक रूप से अगर कभी पढ़ें आप, तो जब भी आप पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य, दक्षिण भारत का भी कुछ समय बाद आप विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय का नाम आता है। कृष्णदेव राय, इनको दक्षिण का कविराज कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कृष्णदेव राय को दक्षिण का कविराज कहा जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि ये भी ग्रंथ और साहित्य में बहुत ज्यादा प्रफुल्लित थे, ठीक है, और अपना जो साहित्य की रचना है लगातार करते थे। तो इनको कविराज किसका, याद रखिए दक्षिण का, और साथ ही साथ दक्षिण का भोज भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनसे कंपेयर किया जाता है, कविराज तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कंपेयर किया जाता है कि राजा भोज के समान ये जो है आपके दक्षिण के राजा भोज हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या नाम है इनका, कृष्णदेव राय, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का, दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य है, यहाँ के शासक थे ये, ठीक है। आगे पढ़ेंगे आप, तो याद रखिएगा राजा भोज जो है, इनका संबंध जो है ये एक अत्यधिक अच्छी मतलब सुदृढ़ शासक के तौर पर, साथ ही साथ सुदृढ़ शासक का मतलब इनका जो प्रशासन व्यवस्था था ये बहुत अच्छा था, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, इन्हें कविराज कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कई मंत्रों का, ठीक है, कई मंत्रों का कहना चाहिए कि रचना किया, साथ ही साथ आयुर्वेद सर्वस्व, ठीक है। और सम्रागण, याद रखिएगा सम्रागण सूत्रधार जो है यह विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। सम्रागण सूत्रधार, तो विज्ञान और गणित से संबंधित आपका सम्रागण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो ये गणित और विज्ञान से संबंधित है। और इसके अलावा देखिए इन्होंने चिकित्सा, गणित, विज्ञान, व्याकरण आदि क्षेत्रों में भी रचनाएं की है, साहित्य की रचना की है, ठीक है। तो दो नाम याद रखिएगा, आयुर्वेद सर्वस्व और सम्रागण सूत्रधार जो है इसकी रचना की इन्होंने, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इन्होंने क्या किया कि भोपाल के पास जो है एक भोजपुर नामक नगर बसाया, और यहीं पर एक तालाब भी बसाया, तालाब भी खुदवाया था। आपको जानकारी होगा, भोपाल में जाएंगे आप तो वहां पर भोज तालाब, ठीक है, उसकी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा भोजपुर नामक नगर बसाना और एक तालाब जो है उसका निर्माण करवाया था, बहुत फेमस था, ठीक है, याद रखिएगा। तो भोपाल के पास भोजपुर नामक नगर और तालाब का निर्माण करवाया था। और दूसरी बात याद रखिएगा, इन्होंने धारा नगरी में एक संस्कृत विद्यालय, ठीक है, जो संस्कृत विद्यालय है वहां पर एक मंदिर का निर्माण कराया था, सरस्वती मंदिर का, ठीक है, सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। कहां पर, संस्कृत विद्यालय में, और ये धारा नगरी में है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 3-4 काम जो है ये सभी राजा भोज का है, ठीक है। यही कारण है कि इनको एक सुदृढ़ प्रशासनिक जो शासक कहा जाता है। इसका कारण यही है कि जब एक शासक अपने क्षेत्र पे स्थापत्य को बहुत अच्छा अभिमानित करता है, और साथ ही साथ अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने जो प्रजा है उनके लिए कहीं ना कहीं एक प्रत्तर काम करता है, तो उस पर उनको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा राजा भोज का जो है इसको परमार वंश के लिए बहुत प्रमुख राजा कहा जाता था, ठीक है। याद रखिएगा इनकी राजधानी थी धारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिएगा नेक्स्ट है आपका चालुक्य वंश, ठीक है। चालुक्य वंश की बात करते हैं तो चालुक्य वंश याद रखिएगा, जैसे ही गुज्जर प्रतिहार का जो समाप्ति का समय आता है उसके बाद धीरे धीरे जो है वहां पर चालुक्य वंश की स्थापना होती है, ठीक है। और चालुक्य वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम। याद रखिएगा लगभग 2-3 एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा सिर्फ संस्थापक का नाम ही याद करके आप बहुत अच्छा चीजों को कवर कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसकी राजधानी है अहिलवाड़, और ये है आपका गुजरात में, ठीक है। इसके प्रमुख शासक का नाम है भीम प्रथम, याद रखिएगा। भीम प्रथम के समय जो है, याद रखिएगा ये भीम प्रथम वही है जिसके समय में मोहम्मद गजनवी ने, ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और काफी मात्रा में धन लूट कर ले गया था, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि मोहम्मद गजनवी ने कितने बार आक्रमण किया था, तो 17 बार आक्रमण किया था। इस 17 बार के आक्रमण में सबसे प्रमुख आक्रमण कौन सा था, तो याद रखिएगा 16वां आक्रमण सबसे प्रमुख आक्रमण था, जो कि सोमनाथ मंदिर से संबंधित है, ठीक है। तो सोमनाथ मंदिर याद रखिएगा, तो सोमनाथ मंदिर पर गजनवी ने आक्रमण किया था, किसके समय, भीम प्रथम के समय, ठीक है, भीम प्रथम के समय, याद रखिएगा। अब देखिएगा इसी के समय जैसे ही आप जय सिंह सिद्धराज के पास पहुंचते हैं, इसके बाद दूसरा शासक जो बनता है जय सिंह सिद्धराज, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि गजनवी जो है कभी भी शासन नहीं करता था भारत में, क्या करता था, धन लूटता था और अपने यहाँ चला जाता था, ठीक है। ऐसे केस में वहां शासन करने के लिए वहीं उन्हीं के लोगों को छोड़ दिया करता था। तो इसके बाद कौन शासक बनता है, जय सिंह सिद्धराज
के दरबार में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जैन धर्म के आचार्य हेमचंद्र रहते थे। आप इससे पहले पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो याद रखिएगा हेमचंद्र जो है ये जैसे सिद्धराज के दरबार में रहते थे, ठीक है। अब ये जैन धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित एक बात याद रखिएगा कि जैन धर्म से संबंधित जो मंदिर है मुख्यतः वो कहां पर है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है। आगे पढ़ेंगे आप इसके बारे में, ठीक है, अभी रचना होगी इसकी। लेकिन आप याद रखेंगे कि जैन धर्म संबंधी जो भारत का जो सबसे प्रमुख मंदिर है वो है माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर, या जैन दिलवाड़ा मंदिर कहा जाता है, ठीक है। सबसे बड़े मंदिर है। लेकिन याद रखिएगा इसी में, यहीं पर जो है माउंट आबू में, याद रखिएगा जब दक्षिण भारत में, आपको एक बात जानकारी होगी कि दक्षिण भारत में मूर्ति व्यवस्था या मूर्ति पूजन की व्यवस्था थी, उत्तर भारत में इसकी वैल्यू नहीं थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब इस समय में 7 वंशों की, ठीक है, किसने, जय सिंह सिद्धराज ने अपने 7 वंशों की मूर्ति बनवाकर उसे स्थापित किया था, कहां पर, माउंट आबू में, ठीक है। तो याद रखिएगा अपने वंशजों की, कितने वंशजों की, 7 वंशजों की मूर्ति बनवाकर उसे स्थापित किया, ठीक है, किसने, जय सिंह सिद्धराज ने, ठीक है। किस वंश का था, चालुक्य वंश का था। इसे सोलंकी वंश भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सोलंकी वंश के तौर पर याद रखिएगा कि जय सिंह सिद्धराज ने अपने दरबार में किस रखा था, आचार्य हेमचंद्र को रखा था। तो याद रखिएगा आचार्य हेमचंद्र जो है जैन थे, और जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है, दिलवाड़ा, माउंट आबू। और माउंट आबू में 7 वंशों की मूर्ति बनवाकर स्थापित किया था, किसने, जय सिंह सिद्धराज ने किया था, ठीक है। तो इस कहानी को राउंड करके याद करने की कोशिश कीजिएगा कि यदि आप याद रख पाए कि जय सिंह सिद्धराज के दरबार में जैन धर्म के आचार्य हेमचंद्र थे, तो जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है, माउंट आबू में है, ठीक है। तो माउंट आबू में इसने क्या किया था, 7 वंशों की मूर्ति बनवाकर स्थापित किया था जय सिंह सिद्धराज ने, ठीक है। अब आता है देखिए समय इनके बाद भीम द्वितीय का, ठीक है। भीम द्वितीय, भीम प्रथम के समय जो है याद रखिएगा मोहम्मद गजनवी इसके समय आक्रमण किया था, ठीक है। अब देखिएगा भीम द्वितीय का समय जब आता है, ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है भीम द्वितीय के समय जो है 1178 में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, ठीक है। आपको जानकारी होगा जिसको हरा दिया था किसने, भीम द्वितीय ने, ठीक है। तो भीम तो है दम खम वाला, भीम द्वितीय के पास डबल पावर, ठीक है, याद रखिएगा। तो भीम द्वितीय जो है इसने हरा दिया था किसको, मोहम्मद गौरी को, ठीक है, याद रखिएगा। इस वंश पर आक्रमण किया, ठीक है, 1178 में, ठीक है। और भीम द्वितीय ने किसको हरा दिया था, मोहम्मद गौरी को, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि इसमें हरा दिया था किसको, मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, ठीक है। आपको जानकारी होगा, मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी का सबसे पहला हार जो है इस समय हुआ था, ठीक है। इनकी माता जो है नाइक देवी जो है, ठीक है, संरक्षण के तौर पर काम करती थी, और भीम द्वितीय जो है उस समय एक नाबालिग था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा भीम प्रथम के सामंत विमल शाह, इसका नाम याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भीम प्रथम की बात कर रहा हूं मैं वापस। तो भीम प्रथम के जो सामंत थे विमल शाह, इसने माउंट आबू पर्वत पर जैन दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। किस खुशी में, तो इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था, पुत्र की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो उसके उपलक्ष्य में क्या कि इन्होंने जैन दिलवाड़ा मंदिर जो है माउंट आबू पे स्थापित किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 2 बातें यहां पर 2 क्वेश्चंस में याद रखिएगा। पहला, किसने निर्माण कराया, विमल शाह ने। कौन था ये, सामंत था किसका, भीम प्रथम का। तो किसके शासनकाल में, भीम प्रथम के काल में, ठीक है। किसने बनवाया था, विमल शाह ने बनवाया था, याद रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि माउंट आबू पर्वत पर जैन दिलवाड़ा मंदिर जो है इसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद याद रखिए गुजरात में एक स्थान है मोढेरा, ठीक है, गुजरात का एक स्थान है मोढेरा, और इस मोढेरा में याद रखिएगा यहां पर सूर्य मंदिर का निर्माण भी सोलंकी राजाओं के द्वारा या सोलंकी शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो चालुक्य का मतलब क्या है, सोलंकी है, और ये आपका सूर्य मंदिर है, याद रखिएगा, मोढेरा सूर्य मंदिर, ठीक है। तो मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। कभी कभी नाम से पूछा जाता है मोढेरा सूर्य मंदिर के बारे में, ठीक है। एकदम सामान्य क्वेश्चन है, मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थापित है, तो याद रखिएगा ये गुजरात में, और गुजरात में इसकी स्थापित किसने किया था, तो सोलंकी शासकों ने किया था, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ मंदिरों का नाम भी आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा चालुक्य वंश के बाद चौहान वंश, ठीक है। तो इसकी कहानी आपने बार बार सुनी हुई है, फिर से एक बार सुनते हैं, देखिएगा। तो इस चौहान वंश के संस्थापक है वासुदेव, और कभी कभी ये कहा जाता है कि चहमान के द्वारा भी इस संस्थापन का काम किया गया है, ठीक है। तो चहमान इसी के कारण कहा जाता है। देखिए यहाँ पर गलतियां कहाँ पर होती है या फिर समझ कहाँ पर डेवलप नहीं हो पाती है। तो कुछ लोग का मानना है कि चहमान से ही चौहान बना है, तो कोई व्यक्ति था चहमान जिसके शासन वंश को हम लोग चौहान के नाम से जानते हैं, लेकिन जो हमारे साहित्य हैं, जो हमारे इतिहास हैं, उसमें लिखा गया है वासुदेव का नाम।
ठीक है। तो याद रखिएगा संस्थापक के तौर पर किसे माना जाता है, वासुदेव को, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा सिद्ध है, ठीक है। अब देखिएगा इनकी पहली जो राजधानी थी वो थी अहिछत्र, ठीक है, और बाद में राजधानी कहां बदल गई, अजमेर में, ठीक है। तो पहला अहिछत्र था और उसके बाद अजमेर, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा इनके समय जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना घटी है वो याद रखिएगा, एक शासक थे विग्रहराज, इसके राज कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ललित विग्रहराज नाटक की किसने की थी, रचना किसने की थी, तो याद रखिएगा सोमदेव ने। और सोमदेव जो है किसके दरबारी कवि थे, राजकवि थे, तो याद रखिएगा विग्रहराज। तो नाम से याद रखिएगा ललित विग्रहराज नाटक का जो रचना किया है सोमदेव ने किया है, और सोमदेव जो है विग्रहराज के राजकवि थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये दो ही पॉइंट आपको याद करना है। इसके बाद देखिएगा आपको यहां पर याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो तृतीय हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जो भी कहानी आप इसमें पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है तृतीय हैं, ठीक है, और इस वंश का अंतिम शासक था। क्योंकि आपको पता है कि इस वंश में अंतिम शासक क्यों रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद जो गौरी था, ठीक है, मोहम्मद गौरी के साथ इनकी कौन सी युद्ध हुई थी, तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का एक युद्ध जो हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है जीत गया था, ठीक है, और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें हार गया था, और हारने के साथ ही इसकी मृत्यु अंततः हो जाती है और मोहम्मद गौरी जो है अजमेर में शासक बनता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा मोहम्मद गौरी भी प्रॉपर तरीके से शासन नहीं करता था, ठीक है, लेकिन यह कहा जाता है कि अगर भारत में इस्लाम धर्म या इस्लाम सत्ता को स्थापित करने वाला शासक कौन है, तो मोहम्मद गौरी ही है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा चंद्रबरदाई का नाम याद रखिएगा, ये जो है ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, ठीक है, कविराज भी कहते हैं इनको, ठीक है, राजकवि। तो याद रखिएगा चंद्रबरदाई जो है इसने लिखा था पृथ्वीराज रासो, और जयानक जो है इसने लिखा था पृथ्वीराज विजय, ठीक है, ये दो नाम अलग से याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा पृथ्वीराज चौहान से संबंधित 1191 और 92 में तराइन का युद्ध हुआ, और इसमें जो है एक युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और दूसरे में हार जाता है, ठीक है, और अंततः जो है इनकी मृत्यु होती है और यहाँ पर इस्लामिक सत्ता जो है स्थापित होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, याद रहेगा। इतने ही चौहान वंश के लिए आपको इतना ही याद रखना है, इसी पॉइंट को कवर करना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वंश है चंदेल वंश, ठीक है। यहां पर आपको थोड़ा सा याद रखना है कि चंदेल वंश का जो समय है, ठीक है, तो इसके समय फिर से पृथ्वीराज चौहान तृतीय की कहानी थोड़ी सी वापस आएगी, लेकिन याद रखेंगे। देखिए तो चंदेल वंश का जो स्थान है ये एमपी का बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ठीक है, एमपी का बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है, और इसके संस्थापक थे ननुक, ठीक है, ननुक यहाँ के संस्थापक यानी चंदेल वंश के संस्थापक। और चंदेल वंश की जो कहानी है पूरी तरीके से वो किससे जुड़ी हुई है, तो याद रखिएगा खजुराहो मंदिर से, ठीक है, खजुराहो मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है इन चंदेल शासकों द्वारा किया गया है, और खजुराहो का जो मंदिर है कौन सा, विष्णु मंदिर, ठीक है, विशेष तौर पर याद रखिएगा वैष्णव धर्म से संबंधित है कौन, आपका खजुराहो मंदिर, ठीक है, खजुराहो मंदिर के बारे में पूछा जाता है ये किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा वैष्णव धर्म से संबंधित है, और यहाँ पर विष्णु मंदिर जो है सबसे फेमस है, ठीक है। तो चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया, ठीक है, खजुराहो में शासन किया इन्होंने और यहाँ पर इन मंदिर का निर्माण किया है, ठीक है। और यहीं पर देखिएगा एक शासक थे जिनका नाम था धग, ठीक है, शासन का नाम क्या है, धग, और इन्होंने क्या किया था, जल समाधि धारण कर लिया था, कहां पर, प्रयाग में, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का, ठीक है, हाँ, संगम है, प्रयागराज जिसे माना जाता है, तो यहां पर जल समाधि ले ली थी इसने, ठीक है। तो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कि राजा धग जो है किस वंश से संबंधित है, तो चंदेल वंश से संबंधित है, याद रखिएगा, इन्होंने जल समाधि ली थी, ठीक है, कहां पर, प्रयाग में। इसके बाद देखिएगा चंदेल शासक परमर्दी देव के, ठीक है, परमर्दी देव के खिलाफ जो है 1182 में पृथ्वीराज तृतीय ने आक्रमण किया था, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि इनके मध्य फिर से एक लड़ाई होती है, किसमें, चंदेल और चौहान में, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि आपस में काफी ज्यादा लड़ते थे ये, और लड़ाई इतनी होती थी कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना एकदम स्वाभाविक सी बात थी, ठीक है। और ऐसी स्थिति में, ठीक है, परमर्दी देव, चंदेल शासक जो परमर्दी देव है, इसके समय में पृथ्वीराज तृतीय ने आक्रमण किया, और इस आक्रमण में परमर्दी देव के साथ कौन लड़ा था, याद रखिएगा, आल्हा और उदल, इसका नाम बहुत बार सुना होगा आपने, आल्हा और उदल, ठीक है। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में इतिहास में सबसे बड़ा नाम आता है। हालांकि ये जो सेना नायक थे आल्हा और उदल, ये युद्ध में हार जाते हैं, ठीक है, लेकिन काफी बड़े तौर पर लड़ते हैं, और काफी इसी युद्ध के बाद इन दोनों का नाम बहुत फेमस हो जाता है, आल्हा और उदल का, ठीक है। तो काफी बार आपने सुना होगा, इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है तृतीय जीत जाते हैं, लेकिन
इसमें जो परमर्दी देव के सेनानायक है अलाउद्दौला, इनकी बहुत वैल्यू होती है। अलाउद्दौला की कहानी आज भी सुनी जाती है और आज भी लोग सुनाते हैं इस कहानी को, ठीक है। तो याद रखिएगा अलाउद्दौला के बारे में कि इन्होंने युद्ध लड़ा था किसकी तरफ से, परमर्दी देव की तरफ से युद्ध लड़ा था, जो कि चंदेल वंश के शासक थे, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा कि अलाउद्दौला किसके सेनानायक थे या सेनापति थे, तो याद रखिएगा परमर्दी देव के थे। और परमर्दी देव के कौन से दो सेनानायक प्रमुख हैं, तो याद रखिएगा अलाउद्दौला, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहां पर बनेंगे, याद रखिएगा कि खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था, खजुराहो का विष्णु मंदिर किसने बनवाया है, तो याद रखिएगा चंदेल शासकों ने बनवाया है। दूसरा बात याद रखिएगा कि थग जो राजा थे, ठीक है, इन्होंने प्रयाग में जल समाधि धारण कर ली थी। और साथ ही साथ याद रखिएगा परमर्दी देव के खिलाफ जो है पृथ्वीराज तृतीय ने आक्रमण किया था, जिसमें परमर्दी देव का सहायता किसने किया था, सेनानायक अलाउद्दौला ने किया था, ठीक है। इसकी तरफ से लड़े थे और साथ ही साथ जो है युद्ध को हार गए थे, लेकिन इनके बाद भी इनकी कहानी बहुत फेमस हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं चंदेल वंश में। तो ये थे आपके 5 राजवंशों के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक छोटे से फोकस को हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखिएगा। तो यहां पर याद रखिएगा इस युग में मंदिरों के निर्माण में मुख्य केंद्र उत्तर भारत और दक्कन का क्षेत्र था। इस शैली में मंदिरों के सबसे अच्छे उदाहरण मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर और उड़ीसा में भुवनेश्वर के मंदिर मिलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस समय में इस शैली के संपूर्ण विशेषताओं को खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर से परिलक्षित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा इस शैली का जो प्रयोग किया गया है इस समय के शैली का, तो खजुराहो का मंदिर जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा। और इसी की तुलना जो है अन्य मंदिरों से भी की जाती है, ठीक है। खजुराहो का जो मंदिर है, याद रखिएगा, वैष्णो धर्म से संबंधित है और यहाँ विष्णु जी का मुख्य मंदिर है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिएगा, अब इसके बाद याद रखिएगा हम कुछ पॉइंट्स पर यहां पर बात करेंगे, ठीक है। जिसमें देखिएगा उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा में इस काल में मंदिर स्थापत्य का सबसे बड़ा भव्य उदाहरण लिंगराज मंदिर है, ठीक है, 11वीं सदी में। और कोणार्क के सूर्य मंदिर है। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भी इसी काल में बनवाया गया था। चालुक्य शासक भीम के प्रसिद्ध मंत्री वास्तुपाल ने माउंट आबू में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण भी कराया था, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि जब आपसे पूछा जाए, ठीक है, वास्तुपाल, यहां पर विमल शाह होना चाहिए, विमल शाह, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है आपको कुछ बातें और याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहला जो बात याद रखिएगा कि इस समय यानी कि जो राजपूत काल है, इस समय 3 व्यवस्थाएं कैसी थी, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि यदि हम लोग बात करें राजपूत काल के समय, तो देखिएगा इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहला, आपको यहां पर याद रखना है राजनीतिक स्थिति। दूसरा याद रखना है सामाजिक स्थिति क्या थी। तीसरा याद रखना है आर्थिक स्थिति, ठीक है, सामान्य तौर पर। और इसके अलावा जो है याद रखेंगे आप धार्मिक स्थिति। ये 4 मुख्य स्थितियां हैं, ठीक है। इन चारों मुख्य स्थितियों को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा राजनीतिक स्थिति के तौर पर याद रखिएगा कि राजनीतिक स्थिति के तौर पर जो चूंकि इनका जो मानना था ये कुल के प्रति जो है ज़्यादा समर्पित थे, और ऐसी स्थिति में राजनीतिक स्थिति जो है थोड़ी कमजोर होने लगी थी। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि आपसी एकता की कमी, ठीक है, यानी आपसी एकता की कमी होने के कारण बाहरी आक्रमण ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगर आप समझिए कि 5 ऐसे क्षेत्र हैं, 5 प्रमुख राजा हैं, लेकिन उनको पता है, बाहरी आक्रामकताओं को पता है कि अगर इस क्षेत्र में हम आक्रमण करेंगे तो पांचों एक दूसरे का साथ नहीं देने वाले। तो इनके लिए क्या हो गया, एक अवसर हो गया बाहरी आक्रमणकारियों के लिए कि भारत में ये अवसर के तौर पर देखने लगे इसको कि आपस में इनका बनता नहीं है, आपस में युद्ध करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये धीरे धीरे एक एक को हराते कर चले गए। अगर यही पांचों एक साथ लड़ते एक विरोधी के तौर पर तो यकीनन कोई भी बाहरी आक्रमणता जो है भारत में प्रवेश नहीं कर पाता। लेकिन ऐसी राजनीतिक स्थिति को देखेंगे तो आपसी एकता की कमी सबसे बड़ा एक दृश्य है जो कि इनके मध्य जो है बाहरी आक्रमणताओं को अवसर देता है भारत में प्रवेश करने का, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा इनमें कुल के प्रति निष्ठा ज्यादा थी, ठीक है, यानी कुल के प्रति जो निष्ठा थी उसके प्रति जो है ये अपने राजनीतिक मुद्दों को किनारे कर देते थे, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है, अब देखिए इसमें राजनीतिक मुद्दा क्या है, यदि आप किसी को हराते हैं, किसी राजपूत के द्वारा किसी व्यक्ति को हराया जाता है तो ये दयावान हो जाते थे, ठीक है, दयावानता को दिखाते हुए इसको छोड़ देते थे और छोड़ने के बाद वही बाद में आता था, इन्हीं को मार देता था। तो इससे राजनीतिक जो मुद्दे हैं या राजनीतिक स्थिति है वो कमजोर हो जाती थी, ठीक है। तो कुल के प्रति निष्ठा और दयावानता की भावना
ये कमियां हैं, याद रखिएगा ये कमियां हैं, ठीक है। किस स्थिति में? राजनीतिक स्थिति में, ठीक है, कि आपको राजनीतिक स्थिति में या राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक प्रशासन का सही स्थिति को लेना होगा, यानी प्रशासन सही ढंग से करना होगा। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन को अगर सही ढंग से करना है तो आपको यह समझना होगा कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है, ठीक है। यदि आप दुश्मन को दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह भी समझना होगा कि कब आपको पीठ पे चाकू मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपको राजनीतिक स्थिति के साथ जो है अपने आंख नाक कान जो है चारों तरफ खुले रखने पड़ते हैं, ताकि आपका जो राजनीतिक स्थिति है या जो पूरा शासन व्यवस्था है ये प्रॉपर तरीके से क्रियान्वित हो सके, ठीक है, समझिएगा। उसके बाद देखिएगा, अगर हम राजनीतिक स्थिति के साथ और जोड़ के चलें तो इनकी राजनीतिक स्थिति में सामंत व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी, ठीक है। धीरे धीरे जो है किस प्रकार की व्यवस्था विस्तृत हो रही थी? सामंत व्यवस्था, ठीक है। यानी सामंत व्यवस्था का विस्तार इनके समय में देखने को मिलता है कि सामंत व्यवस्था का विस्तार राजपूत काल में एक बड़े तौर पर होता है, ठीक है। राजा के अंतर्गत जो है छोटे छोटे सामंत हुआ करते थे, अलग अलग क्षेत्र के सामंत हुआ करते थे और ये राजा को कर वसूल करके देते थे, ठीक है। ऐसी स्थिति में प्रजा का सीधा संपर्क राजा से ना होकर के सामंतों से अधिक संपर्क होने लगा था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, यदि हम राजनीतिक स्थिति में और बात करें तो राजनीतिक स्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये अपने शासन की व्यवस्था को, ठीक है, सुदृढ़ करने की भावना तो व्यक्त करते थे, लेकिन शासन व्यवस्था के साथ साथ जो है इनकी जो प्रणाली थी या पॉलिसी थी, शासन की जो पॉलिसी कहेंगे हम लोग, इसमें कुल व्यवस्था का इतना ज़्यादा असर था जिसके कारण जो है राजनीतिक स्थिति जो है एक शॉर्ट टर्म्स में हो जाता है, ठीक है। यानी कि छोटे समय तक शासन व्यवस्था चला पाते हैं और आपसी युद्ध के कारण एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। यानी आप ये समझिए कि अगर मुझे ठीक है, अगर मैं नॉर्मल तरीके से अपने ही लोगों से ना लड़ूं तो कम से कम मैं विस्तारित कर पाऊंगा। तो यहां पर एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी कि ना हम आगे बढ़ेंगे और ना दूसरे को बढ़ने देंगे वाली बात हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो है आपसी जो सबसे बड़ा जो मत था वो ये था कि कुल के साथ इतना ज्यादा निष्ठावान होना कि ये दूसरे कुल के साथ तनिक भी दोस्ती का भाव नहीं रखते थे या मित्रता का भाव नहीं रखते थे और हमेशा युद्ध जो है ये संघर्ष में चलता रहता था, ठीक है। यानी चंदेल जो है सोलंकी के साथ, सोलंकी जो है कन्नौज में, कन्नौज जो है जो आपका परमार है उसके साथ, तो कहीं ना कहीं इनके साथ क्या है लगातार युद्ध की स्थिति बनी रहती थी और युद्ध की स्थिति बने रहने के कारण लगातार जो है सैनिकों का हरास होता रहता था, ठीक है। लगातार युद्ध होगा, सैनिक मरेंगे, ऐसी स्थिति में लगातार ये सिस्टम चलता रहेगा और राजनीतिक स्थिति में मजबूती नहीं आ पाएगी। जब तक आपकी शांति व्यवस्था डेवलप नहीं होगी तब तक आप अपनी राज व्यवस्था को जल्दी से जल्दी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है। अगर एक बात समझिए, यदि आप अभी के बारे में सोचेंगे तो रशिया और यूक्रेन की युद्ध लगातार चल रही है, ठीक है, लगभग 1.5 साल हो गए, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में लगातार युद्ध चल रहा है तो अब वहां पर सोचिए शांति की स्थिति बनी रहेगी? नहीं बनेगी। इन लोग अपना क्षेत्र का विस्तार कर पाएंगे? बोलेंगे कि मैं आज इस भवन का निर्माण करूंगा या ऐसे 40 मंजिला भवन का निर्माण कर दूं, ठीक है। भारत में अभी शांति की स्थिति आप बिल्कुल देख पा रहे हैं। भारत में लगातार भवनों के निर्माण आपको एक से एक सुनने को मिलेगा। गुजरात में कुछ टावर बन रहे हैं, ठीक है। दिल्ली में अभी एक नया भव्य जो आपके G20 के लिए पूरा का पूरा एक पूरा बिल्डिंग बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जहां पर आपको शांति मिलेगी तभी जाकर स्थापत्य कला का डेवलप होगा। तो राजनीतिक स्थिति के कारण स्थापत्य कला को भी असर मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद सामाजिक स्थिति की बात करते हैं तो सामाजिक स्थिति जो है इसमें हम लोग बात करेंगे महिला की स्थिति या स्त्रियों की स्थिति, ठीक है। तो सामाजिक स्थिति जो है सुदृढ़ तो थी ही, लेकिन याद रखिएगा इसमें महिला की स्थिति कैसी थी, तो याद रखिएगा महिला की स्थिति अच्छी या बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है। मतलब अच्छी बोल सकते हैं, बहुत अच्छी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस समय जो एक प्रथा देखने को मिलता है वो है आपका सती प्रथा और साथ ही साथ एक प्रथा है जौहर प्रथा, ठीक है। सती प्रथा और जौहर प्रथा देखने को तो दोनों सेम जैसे दिखते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। सती प्रथा क्या होता था, पति की मृत्यु के बाद उसी चिता में पत्नी का दहन कर देना या दहन हो जाना, ठीक है, शरीर को त्याग देना। जौहर का क्या होता था कि जब पति जो है युद्ध में मरता था, ठीक है, तो अपने आत्मसम्मान या सम्मान को बचाने के लिए स्त्रियां जो है अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देती थी। इस तरीके से इसको जौहर प्रथा कहते हैं, याद रखिएगा। दोनों अलग अलग हैं, पति की मृत्यु दोनों में हो रही है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब सती प्रथा के अकॉर्डिंग क्या होता था, पति के साथ मृत्यु को प्राप्त करना, पति के साथ, ठीक है, यानी पति मर चुका है, उसी चिता में पत्नी भी चली गई, ठीक है। और दूसरा जौहर क्या होता था कि पति कहाँ मरा है, युद्ध भूमि में, और यहां पर जो है किसी तरीके से आग में या किसी भी माध्यम से अपने शरीर को त्याग देना अपने सम्मान को बचाने के लिए। तो इस तरीके की दो प्रथाएं चलती थी उस समय, सती प्रथा और जौहर प्रथा। किसके समय में, सामाजिक स्थितियों की जो कुरीतियां हम कह सकते हैं कि इस समय जो है स्त्रियों को साथ इतनी ज्यादा दुर्लभता देखने को मिलती है कि इनको सती प्रथा या जौहर प्रथा से गुजरना पड़ता था, ठीक है, याद रखिएगा। और सामाजिक स्थिति की बात करेंगे तो इस समय जो है
समाज जो है संपन्न समाज था, ठीक है, लेकिन कमियां जो देखने को मिलती है वो ये कमियां हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, याद रखिएगा। इस समय जो है आय का मुख्य साधन केवल क्या था? कृषि। आय का मुख्य साधन कृषि था, इसका आय का साधन उद्योग नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है। अब उद्योग क्यों नहीं था? अब उद्योग का मतलब क्या होता है कि यदि आप सामान बनाते हैं, ठीक है, यदि आप सामान बनाते हैं तो आपको बेचना होगा, तो अपने घर पे तो नहीं बेच डालेंगे। मान लीजिए घर पे बिस्किट बना रहे, घर में बेच दीजिए, ठीक है, पैसा तो नहीं मिलने वाला, फिर तो आपको बेचने के लिए दूसरे घर जाना पड़ेगा, यानी दूसरे एरिया में निकलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि इनका आपसी में ही नहीं बैठता था, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य कोई संबंध ही नहीं था, तो आप उद्योग कहाँ चलाएंगे, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ कि आपका उद्योग जो है ये फल नहीं फूल पाया, ठीक है, फल फूल नहीं पाया। और याद रखिएगा कृषि जो है आपसी सहमति के साथ जो है कृषि जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत करता चला गया, और इस समय जो है आर्थिक स्थिति मजबूत थी, ठीक है, किसके समय में? राजपूतों के काल में, ठीक है। मध्य भारत का आर्थिक स्थिति मजबूत था, और यही कारण है कि आप लगातार देखेंगे कि बाहरी आक्रांताओं के द्वारा लूट, धन का लूट जो है लगातार बना रहा, ठीक है। अधिक से अधिक धन को लूटना इस समय में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। इसके बाद धार्मिक स्थिति की बात करेंगे तो धार्मिक स्थिति में आपको मिलेगा कि इस समय धर्म का बोलबाला था, और इस धर्म को मानने के लिए अलग अलग, ठीक है, आप वैष्णव मतानुयायी या फिर अलग अलग मतानुयायी को देखेंगे, इसमें हर प्रकार के मतानुयायी राजाओं के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। और स्थापत्य कला का भी विस्तार इसमें देखने को मिलता है कि मुख्य तौर पर मंदिरों का निर्माण इस समय हुआ है, ठीक है। चाहे उड़ीसा की बात कर लें, ठीक है, उसके बाद अन्य खजुराहो के मंदिर की बात कर लें, माउंट आबू के जैन दिलवाड़ा मंदिर की बात कर लें, तो इस समय मुख्य स्थापत्य कला का निर्माण किया गया धार्मिकता से जुड़कर, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा कि राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के साथ जो है आर्थिक स्थिति भी इस समय मजबूत था, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। राजपूत काल का, राजपूत काल के अंत का मुख्य कारण क्या है? इनकी आपसी सहमति या आपसी कुल का मतभेद होना, ठीक है। यानी चौहान वंश केवल चौहान वंश तक ही सीमित था, ठीक है, चंदेल वंश तक, चालुक्य वंश तक, ये आपसी मतभेद बहुत ज्यादा रखते थे, ठीक है। और उस आपसी मतभेद के कारण जो है ये अपने आप को आत्मसम्मानित मानने के कारण क्या है, कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं झुकते थे, ठीक है। यानी अगर एक दूसरे के सामने झुकेंगे तो इसका मतलब इनका आत्मसम्मान खत्म हो जाएगा, और इसी कारण से इनका विलुप्ति का या इनके पतन का मुख्य कारण बना। और यही दिशा देखते हुए जो बाहरी आक्रांता थे, ठीक है, इन्होंने आक्रमण किया, और इसमें सबसे प्रमुख कार्य किया है मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने इन राजपूतों को समाप्त किया धीरे धीरे, और इस्लामिक सत्ता को स्थापित कर दिया। और इसके बाद जो है दो मुख्य क्षेत्र, ठीक है, खासकर कन्नौज का क्षेत्र या फिर हम कह सकते हैं दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर, और बंगाल का क्षेत्र जैसे बख्तियार खिलजी को सौंप कर चला गया, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी को देखिएगा, बख्तियार खिलजी जो है पहले दिल्ली तक सीमित था, और उसके बाद बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल और बिहार को जीत लिया था, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित करता है, लेकिन वास्तविक सत्ता स्थापित करने वाला व्यक्ति जो है वो इल्तुतमिश का नाम आता है, ठीक है, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने दिल्ली पर सल्तनत काल को स्थापित किया, और अंततः जो है जैसे ही आगे बढ़ेगा, चूंकि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? दास था। किसका दास था? मोहम्मद गौरी का दास था, ठीक है। तो दोनों दासत्व प्रथा का जो शुरुआत होता है यहाँ पर, और दासत्व वंश का जो शुरुआत होता है यहीं से माना जाता है, और यहीं से दिल्ली सल्तनत प्रारंभ होता है, ठीक है। तो पूरी कहानी आपके सामने है। राजपूत काल में आप 5 राजपूतों का नाम याद रखिएगा मुख्य तौर पर, यानी काल का नाम याद रखिएगा, वंश का नाम याद रखिएगा, और इससे जुड़े हुए स्थापत्य कला को याद रखिएगा, और इससे जुड़े कहानी को याद रखिएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्य तौर पर, यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए यहां से कोई डाउट है पहले वो क्लियर कर लीजिए, देन फिर दूसरे टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे, हम लोग दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए तो देखिएगा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, आज 5-10 मिनट और, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का ओवरव्यू समझिए, और उसके बाद फिर हम लोग क्लास ऑफ करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा दिल्ली सल्तनत के बारे में 2-3 बिंदु थोड़ा सा याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत का जो एक टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा दिल्ली सल्तनत का काल जो है इसे माना जाता है 1200 से 1526 तक का, जब तक मुगल आक्रमण नहीं हो जाता। बाबर जो है इब्राहिम लोदी के साथ लड़ लेता है, उसके बाद जो है पानीपत का पहला युद्ध होता है, और उसके बाद जो है बाबर जो है विजय प्राप्त करता है इसमें, और उसके बाद इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का समाप्त होता है, और इसके बाद आपका मुगल वंश स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत बेसिकली क्या है, ठीक है। तो चूंकि आपको पता होगा, मैंने बताया था कि जैसे गजनवी क्षेत्र, ठीक है, और गौर प्रदेश जैसे क्षेत्र में जो तुर्क और अरबी आक्रमण हुआ, भारत की तरफ प्रवेश किए, तो इनके द्वारा जो है जब सुल्तान बनते थे या सुल्तान की उपाधि धारण करते थे तो खलीफाओं से पूछ कर करते थे, ठीक है। तो खलीफाओं से पूछकर ये कौन सी उपाधि धारण करते थे? सुल्तान की उपाधि, ठीक है। तो सुल्तान की उपाधि से याद रखिएगा, इसी से बना है आपका
सल्तनत काल यानी सुल्तानों का काल। ठीक है, तो याद रखिएगा जैसे भारत के जो राजा रहे उनको राजा बोला जाता है, शासक बोला जाता था। ठीक है, या सम्राट। ठीक है, तो भारत में आपको यही 3 नाम मिलेगा, राजा, सम्राट, एकराट। ठीक है, राजा भोज, भोज शब्द मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको इस तरीके के नाम मिलेंगे जो कि हिंदुत्व या फिर भारत के सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जैसे ही सुल्तान नाम सुनेंगे आप तो समझ जाइएगा वो दिल्ली सल्तनत की बात हो जा रही है। इससे पहले कोई भी सुल्तान का उपाधि धारण नहीं करता था, पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति आए। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा उसी से स्टार्ट होता है क्या, सल्तनत काल, यानी दिल्ली का सल्तनत काल इसी से संबंधित है, याद रखिएगा। और इसका समय है 1200 से 1526। ठीक है, अब समझिएगा कि मोहम्मद गौरी जो है जैसे ही वापस जाता है, ठीक है, वापस जाते हुए जो है पहले तो याद रखिएगा कि 1205 में, ठीक है, ये भारत वापस आता है। 1205 में खखरो जो जनजाति थी इसका दमन करता है और वापस लौट जाता है। ठीक है, फिर जो है इनके यहाँ जो लोग बचे हुए थे उसको 1206 में जब वापस आता है मोहम्मद गौरी तो इनको मार दिया जाता है, यानी कि इस तरीके से हत्या हो गई किसकी, मोहम्मद गौरी की। ठीक है, अब उसके क्षेत्र में जो क्षेत्र इसके विजित क्षेत्र था भारत के अंदर, जैसे दिल्ली का क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो दिल्ली का जो क्षेत्र है, दिल्ली का क्षेत्र किसको मिल गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि इसने कभी भी दिल्ली में पहले कदम नहीं रखा था। ये जो शासन करता था पूरे भारत में, ये लाहौर से करता था। ठीक है, दिल्ली पर नहीं आया था। ठीक है, तो शुरुआती समय में याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जो इसका गुलाम है, ठीक है, दास है, इसने एक प्रथा प्रारंभ किया, इसे कहा गया दास प्रथा। ठीक है, और इसी दास प्रथा के तौर पर दास वंश की बात करेंगे तो दास वंश जो है इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जब हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो कुछ स्थापत्य की बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ राजा रानियों की बात सबसे इंपॉर्टेंट करेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 शासक रहे हैं, 5 वंश रहे हैं। ठीक है, और इन 5 वंशों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, जिसमें मैं आपको फोकस कराऊंगा कि आप कोशिश करिएगा कि उनके संबंध में बहुत अच्छे से आपको याद रख लेना है। ठीक है, आपको बताता हूं कि भारत के संबंध में भारत के इतिहास जो है ये जिस तरीके से आगे बढ़ता चला गया, हमारे यहाँ अगर बाहरी आक्रमणकारी नहीं होते तो हमारा इतिहास कुछ अलग होता। ठीक है, लेकिन इस संबंध में जो हमारा पास्ट है यानी भूत है और भविष्य है वो बिल्कुल बदलता चला गया था। और इसके बीच में ही आपका 12वीं शताब्दी के बाद जो है, 12वीं शताब्दी जैसे ही प्रारंभ होता है और 1206 के बाद जैसे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का राज प्रारंभ होता है। ठीक है, और इसी दिल्ली सल्तनत में आपको कुछ स्थापत्य भी समझ में आएगा और आपको इसके बाद समझ में आएगा कि दिल्ली सल्तनत के विस्तार में धीरे धीरे विस्तार कहां से कहां तक हो गया था। यानी आप ये समझ पाएंगे कि दिल्ली का विस्तार जो है एक मुख्य तौर पर काफी लंबे नीचे तक की तरफ है, यानी भारत के एक बड़े क्षेत्रफल में इसका विस्तार हुआ था। ठीक है, लेकिन मुख्य तौर पर याद रखिएगा कि मुगल साम्राज्य का जो विस्तार है वो सबसे बड़ा विस्तार माना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, अभी आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप इसको याद रखें। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा ये 5 राजवंश याद रखेंगे। सबसे पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और 5वां है लोधी वंश। इसका क्रम याद रहेगा आपको। सबसे पहले कौन आया था, गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक में याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में 3 वंश आए हैं, यानी इसी के शासनकाल में 3 वंश मिलेगा। ठीक है, एक है आपका गुलाम वंश जिसको आप कुतुबुद्दीन ऐबक का समय कहेंगे। ठीक है, फिर इल्तुतमिश का वंश आएगा। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, याद रखिएगा 3 गुलाम का नाम आपको याद रखना है, कौन कौन से, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इल्तुतमिश और बलबन। ठीक है, 3 नाम याद रखेंगे। पहला नाम क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा नाम क्या है, इल्तुतमिश, ठीक है, और तीसरा नाम क्या है, बलबन। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखिएगा, तीनों दास हैं, एक दूसरे के दास हैं ये। ठीक है, तो दास प्रथा इसीलिए क्रमबद्ध चलता चला गया, यानी दास वंश जो है इसीलिए गुलाम वंश के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, इसे देखिएगा 3 ही गुलाम होने के कारण कभी कभी कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि ये गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, इसको नहीं कहना चाहिए क्योंकि 3 ही गुलाम थे। ठीक है, बाकी तो गुलाम नहीं है। ठीक है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आ जाता है। ठीक है, इसका पुत्र है, कुछ महीने रहता है, ये शासन करता है, अयोग्य था। ठीक है, उसके बाद जो है तुरंत इल्तुतमिश, उसको हटा के इल्तुतमिश आ जाएगा। ठीक है, तो 3 जो शासक हैं यहाँ पर ये गुलाम थे एक दूसरे के। ठीक है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। ठीक है, और उसके बाद बलबन भी गुलाम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि 11 शासकों में 3 ही गुलाम हैं, तो इनका कहना है कि बाकी जो 7 लोग हैं, ठीक है, मतलब 8 लोग हैं, वो 8 लोग तो गुलाम नहीं थे, तो गुलाम वंश क्यों कहा गया, इसलिए इस वंश को मामूलक वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा इसका, मामूलक वंश भी नाम है इसका। ठीक है, मामूलक वंश याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि मामूलक वंश कौन सा वंश है, तो याद रखिएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश मामूलक वंश कहलाता था। ठीक है, अब इसी के बाद देखिएगा, पहला नाम हो गया गुलाम वंश, दूसरा हो गया आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश की एक क्वालिटी है इसमें। अब क्वालिटी क्या है इसमें, जो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ना, ये सबसे ज्यादा एज वाला व्यक्ति था। यानी आपको पता होगा जब आपने
अलाउद्दीन खिलजी का एक स्टोरी देखा, पद्मावत देखा होगा, ठीक है, जिसमें रणबीर कपूर सॉरी क्या नाम है इनका, रणवीर सिंह, हाँ, तो रणवीर सिंह जो है अलाउद्दीन खिलजी का रोल किए हैं इसमें, ठीक है, काफ़ी बड़ा उम्दा एक्टर, ठीक है। तो ये समझिएगा आप कि इसमें जो है अपने चाचा जी को चाकू मारने का काम, कहानी जो आपको देखने को मिलता है, ये पूरी कहानी जो समझ में आती है ये उसी की कहानी है, ये वाली खिलजी वंश की कहानी वही है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ मिर्च मसाला चाहिए तो एक बार फिर से पद्मावत को उठा के देख लीजिएगा, ठीक है, समझिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा उम्र दराज जो शासक रहा है पूरे दिल्ली वंश में, दिल्ली सल्तनत में, वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहा है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, यहाँ पर याद रखिएगा। उसके बाद इसमें जो है इस पूरी कहानी में आपको इस कहानी में केवल अलाउद्दीन खिलजी को याद रखना होता है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद इसकी पूरी कहानी में खिलजी वंश में 5 शासक रहे हैं और 5 शासकों में अलाउद्दीन खिलजी सबसे फेमस रहा है, ठीक है, इनके नाम पर, ठीक है। और उसके बाद देखिए तुगलक वंश में जो गयासुद्दीन तुगलक है, ठीक है, इसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक आता है और ये सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, मतलब पूरे दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति जो है उसका नाम पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप सैयद वंश की बात करेंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वंश नहीं है, सैयद वंश का जो समय रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो 3 वंश हैं ये तुर्की वंश हैं, यानी तुर्क के इस्लाम है, ठीक है। और यहां पर आप याद रखेंगे ये अफगान के हैं। तो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वंश तुर्क इस्लाम वंश है या अफगान वंश कौन सा है, तो याद रखिएगा लोदी वंश यहां पर क्या है, अफगान वंश है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं, आपको कल मैं डिटेल करूंगा इसके बारे में। कल हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे गुलाम वंश के बारे में, ठीक है। गुलाम वंश, कुतुबी वंश, देखिए कुतुब के लिए कुतुबी वंश, फिर शमसी वंश, इसके बाद आप पढ़ेंगे यहाँ पर इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह और रजिया सुल्तान, ठीक है। और इसके बाद मोइनुद्दीन बहरम शाह, इसमें 3 व्यक्तियों का और नाम आता है, ठीक है। तो अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन मोहम्मद, नाम याद नहीं करना है, मतलब आप इससे क्या बच के चलेंगे कि ये जो 3 नाम हैं इनको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ चुके हैं, जरूर याद रहेगा, लेकिन आप इस तरह इंपॉर्टेंट को नहीं समझेंगे। लेकिन यहां से देखिएगा बलबनी वंश राजवंश स्टार्ट होता है गयासुद्दीन बलबन के समय, ठीक है। और अंततः जो है क्यूमर्स को मारकर खिलजी वंश की स्थापना करता है कौन, याद रखिएगा, फिरोज खिलजी, ठीक है। और उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी, सिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक और नासुद्दीन खुसरो खां, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा तुगलक वंश की स्थापना होती है, ठीक है। तो इसमें जो छोटे छोटे फैक्ट हैं वो आपको याद रखना है एक एक करके। यहां पर हम 3 दिन में इस क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। एक दिन जो है आपका गुलाम वंश, एक दिन आपका खिलजी वंश और तुगलक वंश, और एक दिन आपका सैयद वंश और लोदी वंश होगा, ठीक है। ये दोनों वंश फास्ट पढ़ सकते हैं, ये दोनों वंश फास्ट पढ़ सकते हैं, और एक आपका अलग से पढ़ना होगा आपका गुलाम वंश, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे गुलाम वंश के बारे में, फिर से एक बार डिस्कस करूंगा मैं इसमें, आपको जो भी डाउट होगा, क्योंकि देखिए अभी तक आप राजपूत का काल पढ़े, राजपूत के काल पे जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे उसके बाद जो है मुगल शाह का प्रारंभ हो जाए, मुगल जो शासक है उनका प्रारंभ होगा, और इन्हीं के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य को हम पढ़ने वाले हैं, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को, और साथ ही साथ एक जो है सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी 3 से 4 दिन के बाद आपका मध्यकाल का इतिहास जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। कहीं पर कोई डाउट हो तो एक बार क्लियर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो।